हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज 10th क्लास के आईटी में हम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है अपने पास बेसिक राइटिंग स्किल्स है, और इस चैप्टर को मैं आपको दो अलग अलग वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हमें राइटिंग स्किल्स की जरूरत पड़ती क्यों है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि आजकल जो कुछ भी हम लोग काम करते हैं, लाइक अगर आप ऑफिशियल बात करने वाले हैं तो, या प्रोफेशनल रिलेशन में अगर हम लोग बात करें तो सारा का सारा काम रिटर्न में होता है। अब रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम लोग अपने कुछ कंटेंट को किसी को डिलीवर करते हैं, हम लोग जब मतलब सेंडर जो अपना डेटा जब रिसीवर को देता है, तो उसमें कहीं कुछ मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें अपनी राइटिंग स्किल्स को भी साथ में इंप्रूव करते रहना चाहिए। और साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी डेटा देते हैं किसी को, या हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, जो भी मैसेजेस हम लोग किसी को देते हैं, तो वो सारा डेटा हमेशा के लिए एक रेफरेंस के लिए उसको स्टोर किया जाता है, जिससे कि आज नहीं आने वाले कई सालों बाद भी अगर उस डेटा को देखे तो वो उस डेटा को बहुत अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक राइटिंग स्किल्स। बेसिक राइटिंग स्किल्स में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा कुछ डिटेल में हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि रिटन कम्युनिकेशन इज प्रिफर्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस। कॉमन सी बातें हैं जो आप जानते भी हैं, बट यहां पर थोड़ा सा क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड हम लोग हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूं। ठीक है, तो रिटन कम्युनिकेशन इज प्रिफर्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस. It allows us to keep a record of the communication which can be used for further reference. It is hence a necessary skill that every person need to acquire. ठीक है, तो इसलिए हमें जो है अपनी जो राइटिंग स्किल्स है उसको भी इंप्रूव करते रहना है। The effectiveness of the communication depends on the uses of appropriate word, grammatically correct sentence and their organization into a coherent स्ट्रक्चर। तो आपको यहां पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है कि कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, आपने जो वर्ड यूज किए वो सारे एप्रोप्रिएट वर्ड हो, जो भी आप यहां पर अपनी वॉकैब्स को यूज करें तो वो वॉकैब्स ऐसी होनी चाहिए कि आपका रिसीवर उन सारी चीजों को इजीली समझ सके। ठीक है, और आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब अपना जो सेंटेंसेस बनाए हैं, उन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी आपका जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी टॉपिक के बारे में बात करें तो आपका टॉपिक जो है या आपकी जो सेंटेंसेस है वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए, और साथ में वो मेन टॉपिक से भी कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसी में हम लोग अब बात करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर ही कि टू कम्युनिकेट वेल वी मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। देखिए, हिंदी में आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप हिंदी में लेटर किसी को दे रहे हैं, या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर आप किसी को बना के दे रहे हैं हिंदी में, तो हिंदी की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। वो जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं वो वर्ड सारे जो शब्द जो है वो एकदम सही से होने चाहिए। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में यूज करें तो इंग्लिश में भी आपको जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ये सारी चीजें आपको दूर रखनी है। तो यहां पर जो है इस चैप्टर में जो है वो आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन या इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के यहां कुछ बातें बताई जा रही है, वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वही सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से कह देता हूं कि टू कम्युनिकेट वेल वी मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज in which we are communicating. We should also avoid any grammatical error while writing. To improve our writing skills, we will study the basic components of English grammar and how they should be used effectively. तो यहां पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखिए, आपके एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। तो फ्रेज और सेंटेंस को हम लोग यहां पहले एक बार डिस्कस करने वाले, और साथ में फ्रेज के टाइप्स वगैरह या सेंटेंसेस के जो टाइप्स है वो भी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट form a unit within a sentence but is इनकम्प्लीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इनकम्प्लीट और इंडिपेंडेंटली होते हैं। मतलब ये आपके पास क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये आपको केवल कुछ हिंट देता है, जिससे कि आपको ये आइडिया पता चलता है कि ये सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें भी अगर हम बात करें तो जब आप इंग्लिश सेंटेंस की बात करते हैं उसमें क्या होता है, कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, फ्रेज। अब फ्रेज जो है
वो आपके पास जो है अलग अलग टाइप के भी होंगे जिसको अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जो फ्रेज है उसके अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, बाकी जो बीच का जो पार्ट होता है उसको हम लोग यहाँ फ्रेज कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ऑन अ वॉल, ठीक है। तो इस ऑन अ वॉल को देख करके आप कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन जब ये कंप्लीट एक सेंटेंस होगा तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये एक फ्रेज है। इसी टाइप से इन अ कॉर्नर, अ मैन ऑफ विजडम या ऑफ द माउंटेन्स। तो ये सारे आपके पास क्या है, फ्रेज के कुछ एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने डे टू डे लाइफ के अंदर जो है वो देख सकते हैं। इसी टाइप से हम बात करने वाले हैं कि ये तो हो गया आपका फ्रेज। अगर हम बात करते हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है, व्हाइल अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जब कंप्लीट वर्ड आपको मिलता है, कंप्लीट सेंस आपको मिलता है, तो वो आपका क्या कहलाता है यहां पर, सेंटेंस। जबकि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन वो केवल एक हिंट दे रहे हैं, ठीक है, उनका कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, फ्रेज। अगर हम बात करें, एक सेंटेंस लिखा है टू लर्न फ्रेंच, अब ये क्या हो गया आपके पास, फ्रेज है। जबकि इसको मैं कंप्लीट सेंटेंस बनाऊं तो इसके लिए क्या होगा, शी वांटेड टू लर्न फ्रेंच। अब टू लर्न फ्रेंच के लिए अपन ने क्या ऐड कर दिया इसमें, साथ में एक वर्ड, इसको सब्जेक्ट को ऐड किया, तो मैंने क्या कर दिया, शी वांटेड टू लर्न फ्रेंच। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट आपको एक सेंस दे रहा है, इसमें वर्ब भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है और साथ में हमारा फ्रेज भी था, ठीक है। तो फ्रेज क्या है, समझ में आया होगा, कंप्लीट सेंस नहीं देता है, जबकि सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस देता है। तो बेसिक सी चीजें हैं। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फ्रेज के साथ ही कि टाइप्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो कुल मिला के यहां हम लोग जो है वो 5 अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करेंगे फ्रेजेस की। उसमें हम लोग देखते हैं कि यहां पर आपको ये याद रखना होगा, इनके नाम थोड़े से आपको याद रखने होंगे, ठीक है। फ्रेज, एक तो आपके पास क्वेश्चन आता है जो एमसीक्यू टाइप में या फिलअप्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज फ्रेज एंड डिफाइन या नेम, जो भी आपसे पूछ लिया जाए तो उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेज कौन से होते हैं वो भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो यहां हम लोग देखने वाले हैं फ्रेज के टाइप कौन से हैं, कितने कितने टाइप के आपके पास फ्रेज होते हैं। तो नाउन फ्रेज सबसे पहला कौन सा है, नाउन फ्रेज। इसमें क्या होता है, एक्ट लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो जो नाउन फ्रेज होगा वो आपके पास एक्ट होगा एज अ नाउन एक सेंटेंस के अंदर। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, वी ऑल लव ईटिंग आइसक्रीम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, नाउन फ्रेज के अंदर ईटिंग आइसक्रीम, ये आपके पास क्या होगा, एक नाउन है। इसी टाइप से नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं अ वर्ब फ्रेज। अ वर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विद इन अ सेंटेंस। इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो दिस ज्वेलरी मे बी वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज। तो यहां पर आपके पास वर्ब फ्रेज कौन सी हो गई, मे बी वर्थ। इसी टाइप से एन एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, तो एन एडजेक्टिव फ्रेज इज बिल्ट अराउंड एन एडजेक्टिव एंड कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव एंड और आर्टिकल्स। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि राधिका वॉक्ड ऑन द स्टेज वेरी ग्रेसफुली। अब वेरी ग्रेसफुली आपके पास क्या हो गया, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है वेरी ग्रेसफुली डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट वॉक, यानी कि राधिका कैसे चलती है वो यहां पर आपको बताया जा रहा है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख सकते हैं, एन एडवर्बल फ्रेज है। तो इसमें क्या होगा, इट बिल्ड्स अराउंड एन एडवर्ब बाय एडिंग वर्ड्स बिफोर और आफ्टर इट। जिसमें हम लोग देख सकते हैं, आई वॉक्ड इन अ गार्डन वेरी स्लोली। आई वॉक्ड इन अ गार्डन वेरी स्लोली में क्या हो गया, वेरी स्लोली क्या है आपके पास, एक टाइप का फ्रेज। ये कौन सा फ्रेज है आपके पास, एडवर्बल फ्रेज है। इसी टाइप से नेक्स्ट है अपने पास, वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो अ प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशन एंड इज फॉलोड बाय अ नाउन। याद रखिएगा, स्टार्टिंग कहां से होता है, बिगिंस विद द प्रीपोजिशन, और उसके बाद में क्या होगा, एंड इट फॉलो बाय अ नाउन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल रूम्स बिलो द डार्क, सॉरी, ऑल रूम्स बिलो द डेक आर फॉर स्लीपिंग। तो यहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या हो गया, बिलो, और नाउन आपके पास हो चुकी है डेक। तो यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स अपने देखे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस अपने देखे हैं, 5 अलग अलग टाइप के फ्रेजेस थे जिसको अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया है। इसी टाइप से अब हम लोग बात करने वाले सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी है जैसे कि फ्रेज होता है, बट फ्रेज आपको कंप्लीट सेंस नहीं देता है, जबकि सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस देता है। और सेंटेंस के जो है वो 2 पार्ट भी होते हैं। याद रखिएगा, सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक आपके पास होता है सब्जेक्ट और दूसरा आपके पास होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सेंटेंस के बारे में बात करें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसी टाइप से सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट।
अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, जैसे सिंग, लाइक्स, विना, टू। अब अगर अपन इसको बोले तो इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है, ठीक है, मेक्स नो सेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेंटेंस। जबकि अगर मैं इसको सेट करता हूं, इन वर्ड्स को आगे पीछे करता हूं जिससे कि इनका अपने को एक कंप्लीट सेंस मिलता है, ठीक है, जैसे विना लाइक्स टू सिंग, अब यहां पर क्या हो गया, मेक सेंस, देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस जो है आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन साथ में वो कंप्लीट सेंस भी देता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। कभी भी आप कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें जिसके बारे में ये सेंटेंस कहा जा रहा है वो आपके पास सब्जेक्ट होगा और बाकी जो बचा हुआ है वो पूरा आपके पास प्रेडिकेट होता है। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला है आपके पास असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें आपको एक कमांड देते हैं किसी को। इसी टाइप से आपके पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन आस्क किया जाता है। और नेक्स्ट आपके पास है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसके अंदर कोई एक्सक्लेमेशन सिंबल्स आप देखते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है आपके पास एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट। सच a sentence is a simple statement that indicates assert or declares समथिंग, ठीक है। तो यहां पर अपन इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। वी विल नॉट टॉलरेट दिस, ठीक है, वी विल नॉट टॉलरेट दिस, ये आपने क्या कर दिया, एक सेंटेंस आपने कहा, एक स्टेटमेंट था आपका। इसी टाइप से कह सकते हैं आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो ये आपके पास जो है असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इज अ सेंटेंस विच गिव्स अ कमांड। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या मिलता है आपको, एक तो कमांड एंड मेक्स अ रिक्वेस्ट, इसमें आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और एक्सप्रेस अ विश, आप कोई विश भी कर सकते हैं। दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एंड विद द फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ध्यान रखिएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोग यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। आपने थोड़ा अभी पढ़ा भी था कि आपके पास एक और टाइप का सेंटेंस आपके पास होता है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, तो वो एक अलग है। यहां पर अपन जब विश करते हैं किसी को तो वहां पर आपके पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि फिनिश योर होमवर्क, ये क्या है, आपके पास एक ऑर्डर है, फिनिश योर होमवर्क। जबकि आप कोई रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट होगी, और ऐसे आप एक विश भी कर सकते हैं, हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी। तो ये क्या है, आपके पास एक विश हो चुकी है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां आपके पास आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। इसमें आप कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं, कोई क्वेरी होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल्स में, डू यू एंजॉय लिसनिंग टू क्लासिक म्यूजिक, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। वेयर इज योर बैग, आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सारे आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। जबकि लास्ट आपके पास है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग सच एज सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इसमें लिखा है मैंने हरी अप, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है वाओ आई रियली लव दिस ड्रेस। तो ये भी आपके पास क्या हो गए हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स बनते हैं। तो आज जो है इसमें हम लोग एक और पार्ट देखने वाले हैं, वो है पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की बात हम लोग जो पहले करे थे वो आपके पास था कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठीक है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys the name of a person or things that we are speaking about, ठीक है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। उसके बाद जो कुछ भी बचता है वो आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट ऑन द अदर हैंड इज द part of a sentence which contains a verb and states something about the subject। आप सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी verb है, यानी कि आपके पास सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बच गया एक सेंटेंस में वो पूरा का पूरा आपके पास प्रेडिकेट होता है। इसी टाइप से इसके कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं।
ऑल द ट्रीज आर, यहां पर हम लोग कह सकते हैं शेडिंग देयर लीव्स, ठीक है। तो इसमें ऑल द ट्रीज किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास हो जाएगा ऑल द ट्रीज इज द सब्जेक्ट, आर शेडिंग देयर लीव्स क्या है, ये पूरा का पूरा इज द प्रीडिकेट। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहां पर जो है डिस्कस करे हैं अपने पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसी तरीके से अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब आप कुछ सेंटेंस लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ रूल्स को लेते हुए। सबसे पहले है यूज शॉर्ट सेंटेंस। ऐसा नहीं कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हो वो 3-4 लाइन जितना बड़ा आपका सेंटेंस हो। सेंटेंस मैक्सिमम आपके पास 5 से 7 वर्ड्स या मुश्किल से 10-12 वर्ड्स तक ही जाना चाहिए, उससे बड़ा वर्ड्स आप नहीं लिखे। कई बार आपने देखा होगा कुछ बुक्स के अंदर 2 से 3 लाइन जितना बड़ा एक सेंटेंस लिखा होता है, जिसको पढ़ना या लर्न करना आप लोगों के लिए कई बार जो है वो मुश्किल हो जाता होगा। तो सेंटेंस छोटे छोटे से होने चाहिए। उसके बाद है लिमिट सेंटेंस कंटेंट। तो आपके पास जो सेंटेंस है उनके कंटेंट भी आपके पास बड़े लिमिटेड होने चाहिए। उसके अलावा इकोनॉमाइज ऑन वर्ड। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो आप सोच समझ के लिखें, आप क्या वर्ड लिख रहे हैं उस सेंटेंस के अंदर। इसी टाइप से अरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर यहां सीक्वेंस, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे आप कई बार कोई ऐसे लिखते हैं, तो जिस किसी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं तो आप कहां से शुरू करें कहां पर खत्म करें वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यानी कि जो आप सेंटेंस जिसके बारे में लिख रहे हैं, जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड लिखा, फिर उसके आगे का कुछ लिखा, फिर नेक्स्ट आपने सेंटेंस उसके आगे का लिखा। इस टाइप से आपके सेंटेंस एक दूसरे से मैच भी होने चाहिए। इस तरीके से आप उसको अरेंज करिए और वैसे ही डिजाइन सेंटेंस टू एम्पैथाइज ऑन द टॉपिक, ठीक है। तो यहां आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ही अपने जो सेंटेंसेस है उनको डिजाइन करना है। तो इस तरीके से आज मैं इस चैप्टर के अंदर इतने ही कंटेंट को ले रहा हूं। बाकी एक और चैप्टर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कुछ और कंटेंट बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज इतना ही देखते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं, इन केस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो में कहां कुछ कमियां लगी है, आपको ये जो कुछ भी आपको जितना अच्छा लगा है, कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा है, कुछ भी आप जो कुछ भी मुझे कहना चाहते हैं वो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और मैं आगे कोशिश करूंगा कि आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियोस में और भी चेंजेस करता रहूं। तो दोस्तों आज मैं इतना ही लेने वाला हूं। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो मुझे कुछ कमेंट्स करना चाहें तो आप ये तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप मुझे चाहें तो मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरे दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।